हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की रैंक बूस्टर सीरीज में क्वेश्चंस डाल रहे हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बच्चों हमें क्या है कि कुछ रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग दिखा रखी है। ये 3 ओम दिखा रखा है, ये बच्चों 6 ओम दिखा रखा है, ये 2 ओम दिखा रखा है और ये भी बच्चों 2 ओम दिखा रखा है। और ये बच्चों हमें बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की। हमें इस सर्किट के अंदर क्या है कि 3 बातें पूछी गई है बच्चों। जो सर्किट हमें दिखा रखा है, इस सर्किट के अंदर हमें क्या है कि करंट पूछी है बच्चों। इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है बच्चों। इस सर्किट में 3 ओम एंड 6 ओम में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है बच्चों। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, 3 ओम एंड 6 ओम ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं हम 1/R इक्वल टू लिखते हैं बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2। 3 ओम एंड 6 ओम जब पैरेलल में बच्चों R इक्विवेलेंट इसका आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 3 ओम एंड 6 ओम का जो इक्विवेलेंट बनेगा बच्चों, ये बनेगा 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6। तो बच्चों आपको क्या है कि ये सर्किट सिंपल सर्किट में ऐसे कन्वर्ट हो गया। ये हमारा पहले 2 ओम था, ये बच्चों हमारा क्या है कि 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6, ये हो गया बच्चों 18/9। ये बन गया बच्चों 2 ओम, ये भी 2 ओम हो गया बच्चों। और ये हमारा लास्ट में पहले से ही 2 ओम था। और ये बच्चों हमारा सर्किट है जिसमें बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। अब हम क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। हमें करंट निकालना है। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 2 + 2 6 ओम है बच्चों। सर्किट में नेट करंट कितनी आएगी बच्चों? करंट आएगी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट। तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है बच्चों 6/6 जो आएगी 1 एम्पियर। बच्चों क्या है कि सीरीज में करंट सेम चलती है बच्चों। यदि अपन इस 2 ओम रेजिस्टेंस पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप देखें बच्चों, यहाँ तो क्या है कि तीनों ही रेजिस्टेंस सेम है। आपको सबको मालूम बच्चों सीरीज में करंट सेम चलती है बच्चों। सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अब यहाँ पे क्योंकि क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप तीनों पे मिला के होगा बच्चों 6 वोल्ट, और क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस 2 ओम के बच्चों, तो यहाँ भी क्या है कि 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस 2 ओम पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बच्चों 2 वोल्ट है। तो 3 ओम 6 ओम क्या है कि बच्चों दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो हम बिना कैलकुलेशन के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों 3 ओम 6 ओम पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 2 वोल्ट। आप चाहें तो क्या है कि इसे दूसरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखो ये करंट कितनी चल रही थी बच्चों? 1 एम्पियर। अब अगर मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं बच्चों। हमें मालूम है कि इस जंक्शन पर किरचॉफ जंक्शन लॉ से किया कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू होगा टोटल आउटगोइंग करंट। तो बच्चों 1 इक्वल टू लिख दूंगा मैं I1 + I2। अब बच्चों पैरेलल की प्रॉपर्टी होती है, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 × 3 इक्वल लिख सकते हैं बच्चों I2 × 6। तो I1 हमारे पास आ गया बच्चों 2I2। इस I1 I2 के रिलेशन को बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें मिला 1 = 2I2 + I2। तो बच्चों ये हो गया हमारा 3I2। तो इससे हमें करंट I2 मिल रही है बच्चों 1/3 एम्पियर। और अगर I2 1/3 एम्पियर है बच्चों, तो यहाँ से देख सकते हैं I1 कितनी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि I1 = 2I2 है। तो बच्चों I1 हमारे पास हो गया है 2/3 एम्पियर। तो हमने क्या है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। इस तरीके से क्या है, हम कोई भी जगह बच्चों करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। आपको बच्चों यहां पे एक सर्किट दिखा रखा है। ये बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है जिसकी पावर बच्चों P है, और जहां पर क्या है कि जिसका रेजिस्टेंस बच्चों R है। ये है बल्ब B1। यहां पे बच्चों एक और बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब B2 है बच्चों। इसका रेजिस्टेंस भी सेम है, आइडेंटिकल बल्ब है बच्चों। और यहां पे एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच के थ्रू बच्चों एक और बल्ब यहां पे कनेक्टेड है, बल्ब B3। ये तीनों बल्ब आपको क्वेश्चन में आइडेंटिकल दे रखे हैं, मींस तीनों में क्या है कि रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों R। अब हमें यहाँ पे ये पूछा है यदि हम इस स्विच को क्या है कि क्लोज कर देते हैं, यदि हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं
तो ये बल्ब क्या है कि B1 है ना, इसकी ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट होगा और करंट में क्या चेंज होगा, बल्ब B1 से जाने वाली करंट में क्या चेंज होगा, वोल्टेज ड्रॉप में क्या चेंज होगा और बल्ब B1 की ब्राइटनेस पे क्या चेंज होगा जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे। तो पहले देखिए, जब ये स्विच ओपन है बच्चों, पहले सिचुएशन बता रहे हैं जब स्विच ओपन है। जब स्विच ओपन है तो हम ये बात बोल सकते हैं हमारा सर्किट सिर्फ इतना ही है, ये V वोल्ट है और ये बल्ब का रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर इस बल्ब का रेजिस्टेंस R है, वो काम ही नहीं कर रहा। तो सर्किट के अंदर क्या है कि फ्लो होने वाली करंट को अगर मैं I1 नाम दे रहा हूँ तो I1 है मेरे पास V/2R, ये I1 आ गया। अब इस R के अक्रॉस क्या है कि जो क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका नाम मैंने V1 लिख दिया, V1 का नाम है I1 × R, जो कितना हो जाएगा V/2R × R, जो कितना हो जाएगा V/2 वोल्ट। इसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि ये R और R सीरीज में है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो क्या है कि ये दोनों R है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है कि 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो V वोल्ट था तो यहां भी V/2 हो जाएगा, यहां भी V/2 हो जाएगा। अब हमें पूछा है इस बल्ब B1 पर क्या है कि पावर कितनी होगी, यही है बल्ब B1। इस बल्ब B1 पर अभी पावर कितनी आ रही है, पावर को आप I2R से भी निकाल सकते हैं, पावर को आप क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बल्ब B1 के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है V/2, तो क्या है कि बल्ब B1 पे क्या है कि पावर डिसिपेटेड आएगी V/2² ये आ गया V²/4R। ये बल्ब B1 पे होने वाली पावर का डिसिपेशन है, इतनी यहाँ पे बल्ब B1 की ब्राइटनेस है, ये बल्ब B1 पे पावर है। अब क्या है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्विच को क्लोज करने की, ये स्विच हमने क्लोज कर दिया। जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो हमारी सिचुएशन फिगर की ऐसी हो जाती है, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये बल्ब B1 था, ये बल्ब B2 है, क्योंकि तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, तीनों का रेजिस्टेंस R है। अब स्विच को हमने कर दिया क्लोज। ये बल्ब B3 था जिसका रेजिस्टेंस भी R है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर फ्लो होने वाली करंट I2 है, क्योंकि ये R और R पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो इसका सिंपल सर्किट हमारा ऐसा हो गया, ये R था और ये हो गया हमारा R/2 और ये हमारी V वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पे क्या है कि फ्लो होने वाली करंट अगर I2 है तो I2 आप देख सकते हैं, I2 कितना आएगा V जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई R + R/2, ये हो गया हमारे पास कितना 2V/3R। ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई है। तो 2/3 ये देखोगे 0.67 है, ये कितना था 0.5, तो करंट बढ़ गई है, करंट की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखोगे, सपोज इसकी वैल्यू V2 है, तो V2 कितना आएगा I इंटू करंट कितनी है 2V/3R इंटू क्या है कि रेजिस्टेंस कितना है R। तो यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया 2V/3 वोल्ट। अब आप देखेंगे पहले वोल्टेज ड्रॉप कितना था V/2, मतलब 0.5 था, अब 0.7 था, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। अब आप देखेंगे इस बल्ब B1 की ब्राइटनेस के बारे में। अब बल्ब B1 पे आप ब्राइटनेस देख रहे हैं, ये पावर कंज्यूम देख रहे हैं, पावर कंज्यूम निकाल रहे हैं V²/R से, तो 2V/3 का स्क्वायर अपॉन R, ये हो जाएगा 4/9, 4V²/9R। अगर आप इसे देखेंगे पहले क्या है कि पावर कंज्यूम कितनी थी V²/4R, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे V²/4R को देखेंगे तो ये आएगा 0.25, और अगर आप देखेंगे 4/9 को तो ये चीज़ कितनी आ रही है 4 है ना, 4 को करेंगे 9 चौक 36, तो 0.3 के आसपास आ रही है, तो ये चीज़ ज़्यादा आ रही। ये तो कितनी आ रही थी, ये आ रही थी क्या है कि 0.25, ये कितनी आ रही है 0.25 से ज़्यादा है। ओके, इसका मतलब पावर कंज्यूम बढ़ी है, इसका मतलब बल्ब B1 की ब्राइटनेस बढ़ी है। अब आपको क्या है कि ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कैसे बताएंगे, आपको पता है कि पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा क्या है कि रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी छोटा होता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कम करना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कम करना मतलब सर्किट में क्या है कि फ्लो होने वाली करंट को बढ़ाना। तो देखिए ये तो क्या है कि बल्ब B1 तो सेपरेट कनेक्टेड है, जो भी आप करंट निकालोगे, वोल्टेज ड्रॉप निकालोगे या जो भी पावर कंज्यूम निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या है कि एक इंपॉर्टेंट ट्रिक समझ लीजिए। जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करते हैं यहाँ पे सर्किट का इधर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इधर का रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये दोनों सीरीज में आएंगे। रेजिस्टेंस क्या है कि इधर का कम हो गया, इसका मतलब सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। इधर का रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ना। तो आपको क्या है कि क्या क्या पता चल गया, इस बल्ब B1 पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ का क्या है कि डिक्रीज हुआ है, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट बढ़ेगी।
अब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हुआ है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, तो यहाँ पे होने वाली पावर कंज्यूम बढ़ेगी। तो आप चुटकी के अंदर बिना क्या कि सोल्व करें डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब बच्चों क्या है कि फिर से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्या है कि सर्किट में आपको क्या है कि हम कुछ बल्ब दिखा रहे हैं। ये आपको एक बल्ब दिखाया, ये आपको दूसरा बल्ब दिखाया, ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है हमारा, ये बल्ब हमारा B3 है, और ये हमारा क्या है कि बैटरी लगी हुई है। ये बल्ब जो है ना तीनों सेम वोल्टेज ड्रॉप के डिजाइंड है। ये मान लीजिए बल्ब है 25 वाट का, 110 वोल्ट पे डिजाइंड है। ये बल्ब हमारा 100 वाट का है, ये भी 110 वोल्ट पे डिजाइंड है, और ये बल्ब हमारा 50 वाट का है, ये बल्ब भी हमारा 110 वोल्ट पे डिजाइंड है। अब हमें क्या है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता रहता है, नीट में भी, जेईई में, पैरेलल में जब पावर की बात करते हैं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, P = P1 + P2 होती है, इस तरीके से जुड़ जाती है। सीरीज में इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, 1/P इक्विवेलेंट आता है 1/P1 + 1/P2। तो सीरीज में क्या है कि इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, सबसे कम पावर से भी कम आती है। पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा पावर से भी ज्यादा आती है। अब आप देखेंगे ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि पैरेलल में कौन सा बल्ब ज्यादा चमकता है। जनरल कंसेप्ट ये है कि कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, जो बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो बल्ब ज्यादा चमकेगा, जो बल्ब कम पावर कंज्यूम करेगा वो बल्ब कम चमकेगा। और कभी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, नेचुरल सी बात है फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी उसी की ज्यादा होगी। सीरीज में क्या है कि कौन सा बल्ब ज्यादा चमकता है, बेसिक कंसेप्ट याद रखना, सीरीज में क्या है कि करंट कांस्टेंट होती है, हम लिखते हैं पावर को I²R, और बच्चों R प्रोपोर्शनल होता है 1/W, जिसका W ज्यादा होता है, जिसका W ज्यादा होता है उसका R कम होता है, और जिसका R कम है सीरीज के अंदर क्या है कि वो पावर कंज्यूम कम करेगा। तो याद रखना सीरीज में ज्यादा वाट का बल्ब है ना कम चमकता है, और पैरेलल में क्या है कि पावर कंज्यूम को लिखते हैं V²/R से। तो याद रखिए पैरेलल में क्या है कि ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा चमकता है। और एक सिंपल सी बात है, रटने की बात बता रहा हूं इजी तरीके से, घरों में सारी चीजें पैरेलल लगी होती है। घर में क्या है कि अगर अपन कभी पढ़ाई करते हैं, कभी क्या है कि स्टडी टेबल पे क्या है कि ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो घर में ये कहा जाता है कि क्या है कि 25 वाट का अगर बल्ब लगा हुआ है तो हम बोल देते हैं 50 वाट का लगा दो। तो सिंपल तरीके से याद रख सकते हो कि घर में सारी चीजें पैरेलल लगी होती है ताकि जिसे जलाना हो उसे जला सकें, और पैरेलल में क्या है कि ज्यादा वाट की चीज ज्यादा ब्राइटनेस देती है। तो यहां पे अगर हमें पूछा जा रहा है कि B1 B2 B3 में ब्राइटनेस का ऑर्डर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये 25 वाट है, ये 100 वाट है। 25 वाट और 100 वाट का क्या है कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट पावर आएगी ये 25 वाट से कम आएगी। अब ऊपर क्या है कि इक्विवेलेंट पावर क्या है 25 वाट से कम है, और नीचे क्या है कि बीच की क्या है कि विंग में जो क्या है कि बल्ब लगा हुआ है उसकी पावर 50 वाट है। पैरेलल में कौन ज्यादा चमकता है, जो बल्ब ज्यादा वाट का होता है। इसका मीनिंग इन तीनों बल्बों में सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, तीनों बल्बों में सबसे ज्यादा चमकेगा B3 वाला बल्ब जो 50 वाट का है। अब बात आती है B1 B2 की, सीरीज में कौन ज्यादा चमकता है, कम वाट का बल्ब ज्यादा चमकता है। तो कहने का मीनिंग 25 वाट के बल्ब की ब्राइटनेस 100 वाट के बल्ब की ब्राइटनेस से ज्यादा रहेगी, 25 वाट के बल्ब की ब्राइटनेस 100 वाट के बल्ब की ब्राइटनेस से कम रहेगी, क्योंकि सीरीज में क्या है कि बच्चों करंट सेम फ्लो होती है। पावर को लिखते हैं I²R, जो बल्ब क्या है कि कम वाट का होगा R प्रोपोर्शनल 1/W बच्चों, जिसका W कम होगा उसका R ज्यादा होगा, जिसका R ज्यादा उसमें पावर कंज्यूम ज्यादा आएगी। तो आपको क्या है कि बल्ब की ब्राइटनेस का ऑर्डर हम मिल गया है। सबसे ज्यादा कौन चमकेगा B3, उसके बाद कौन चमकेगा B1, उसके बाद कौन चमकेगा B2। ये हमारे पास ब्राइटनेस का ऑर्डर है। अब बच्चों हम वापस चलते हैं नए क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों अब हम बात कर रहे हैं क्या है कि फ्यूज वायर के बारे में, हम बात कर रहे हैं फ्यूज वायर के बारे में। फ्यूज वायर से रिलेटेड क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं कि फ्यूज वायर में क्या है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, फ्यूज वायर के केस में ये फैक्ट है। पहली बात ये 65% लेड एंड 35% टीन का बना होता है। दूसरी बात फ्यूज वायर के केस में करंट कैरिंग कैपेसिटी रेडियस की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। फ्यूज वायर में फ्यूज होने का टाइम रेडियस की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है।
फ्यूज वायर में क्या है कि करंट जो है उसकी लेंथ का उससे कोई रिलेशन नहीं है, करंट का लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारे जनरल फैक्ट है जो हमें फ्यूज वायर के बारे में क्या है कि हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि रात के अंदर क्या है कि मान लो क्या है कि लाइट बार बार ट्रिप करती है, और कई बार क्या है कि कोई व्यक्ति क्या है कि ये ऑर्डर दे देता है कि क्या है कि ऐसा सिस्टम करो, ये मोटा फ्यूज वायर बांध दो। फ्यूज वायर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। याद रखिए, अगर फ्यूज वायर की क्या है कि अगर आपने रेडियस बढ़ा दी तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और अगर उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो ज्यादा करंट को होल्ड कर सकेगा, और वो क्या है कि खुद मेल्ट नहीं होगा, और खुद मेल्ट नहीं होगा तो क्या है कि अपने अंदर से क्या है कि हायर करंट को क्या है कि पास कर देगा। तो होगा क्या, सर्किट में आगे क्या है कि जो अप्लायंसेज रखी हुई है, जुड़ी हुई है, वो सारी क्या है कि आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। ओके, तो देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन बोलता है कि किसी फ्यूज वायर के केस में अगर रेडियस r से 2r कर दें तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, तो देखिए फ्यूज वायर के केस में करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या लिखते हैं अपन, I प्रोपोर्शनल r की पावर 3/2। तो अगर हमने रेडियस को r से 2r कर दिया तो अब करंट कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी उसकी 2r पावर 3/2। पहले कितनी थी, I प्रोपोर्शनल r पावर 3/2, तो I डैश अपॉन I हम करेंगे तो यह आएगा 2 पावर 3/2, मीन्स उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी 2√2 टाइम। कितनी हो जाएगी, 2√2 टाइम हो जाएगी। अगर इसी केस में अगर हमें बात करनी है फ्यूज होने के टाइम की, तो फ्यूज होने का टाइम क्या है कि रेडियस की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। पहले t प्रोपोर्शनल r पावर 4 था, अब फ्यूज होने का जो टाइम है ये 16 टाइम हो जाएगा। मीन्स वो क्या है कि अब फ्यूज नहीं होगा, आगे की चीजों को क्या है कि फ्यूज करा देगा। तो याद रखिए, कभी भी गलती से घर में क्या है कि कभी लाइट ट्रिप हो रही तो फ्यूज वायर को क्या है कि कभी मोटा नहीं लगाएंगे, और फ्यूज वायर में क्या है कि फ्यूज वायर के लेंथ का कोई रिलेशन नहीं होता है। आप लेंथ को कम रखो, ज्यादा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। यहां पे सर्किट में हम आपको क्या है कुछ सेल कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। देखो, ये एक सेल लगा हुआ है, ये दूसरा सेल लगा दिया, ये सेल का इंटर रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। हमें सर्किट में पूछा है सर्किट में करंट कितनी होगी। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या है कि यहाँ पे E इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका है, इस सर्किट को क्या है कि सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले आपको बता रहे हैं इस सर्किट का E इक्विवेलेंट, ये दोनों टर्मिनल क्या है कि बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इस सेल सर्किट का E इक्विवेलेंट आएगा E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 2E/R अपॉन 2/R। ये कितना आ गया, 2/R कट गया तो E आ गया। अगर हम इसका R इक्विवेलेंट देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R मीन्स 2/R। तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट बना है R/2। इस सर्किट को अब हम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब आप इसे एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे, ये तो हो गया E इक्विवेलेंट जो कितना था हमारा E है, और ये इन दोनों रेजिस्टेंस का ये इक्विवेलेंट है जिसका नाम है R/2, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगा है R। अब सर्किट के अंदर अगर फ्लो होने वाली करंट को बताना है तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आराम से निकाल सकते हैं, नेट ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R/2, जिससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2E/3R। ये हमारे पास सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है। अगर यही सर्किट क्या है कि अगर यही सर्किट वो बदल देता, इसी सर्किट को अगर वो ऐसे कर देता तो देखिए क्या होता। अगर इसी सर्किट को ऐसे कर देता, ये ER और ये ER, और ये मान लो R था, वापस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट पूछता। अब क्योंकि क्या है कि सेल दोनों सीरीज में जुड़े हुए तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, टर्मिनल पॉजिटिव पॉजिटिव है, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2E। R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो गया, R/2R हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि सर्किट इस तरीके के सर्किट का रूप ले लेगा। ये हो गया 2E, ये हो गया 2R, और ये था हमारे पास R, और ये हमारी करंट थी। अब आप देख सकते हैं करंट क्या होगी, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। करंट में कितना है यहाँ पे, ईएमएफ कितना है 2E, और रेजिस्टेंस कितना सर्किट में 3R। तो करंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, करंट आ गई 2E/3R। ये करंट है हमारे पास 2E/3R। तो ये बात याद रखिए। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि है कि यूट्यूब पे क्या है कि अगर हमें कोई वीडियो देखना होता है तो हमारे क्या है कि टाइम में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आता है, हमारी पढ़ाई में बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है। लेकिन क्या है कि ये वाले जो हमारा जो चैनल है इस पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आप इसको क्या है कि फॉलो करते हैं, आपकी पढ़ाई और आपकी जो यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी पढ़ाई को एकदम बना देंगे बेस्ट।
और ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे क्या है कि ऐप पे भी प्रेजेंट है। आप क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से मैट्रिक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई को क्या है कि बेहतरीन क्या है कि बना सकते हैं। मैक्सिमम टॉपर्स क्या है कि हमारे क्या है कि चैनल को फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करते हैं। आप भी क्या है कि अपनी स्टडीज के अंदर क्या है कि अच्छी पढ़ करके अच्छी रैंक बना सकते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अगर हमें क्या है कि ये बोला जाता है कि ये हमें एक सर्किट दिया हुआ है, देखो ये हमें एक सर्किट दिया हुआ है, ये सेल दे रखा है जिसका ईएमएफ ये और ये रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस लगा है और यहां पे अमीटर लगा है, आइडियल अमीटर है। आइडियल अमीटर का मतलब इंटररेजिस्टेंस 0 है और यहाँ पे क्या है कि हमारा सर्किट ऐसा है, एक रेजिस्टेंस इधर लगा 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 है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अब हमें पूछा है और एक यहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ है। वोल्टमीटर भी आइडियल है। आइडियल वोल्टमीटर का मीनिंग है इसका इंटररेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। अब क्या है कि हमें क्या पूछा जा रहा है, अब हमें ये पूछा हुआ है कि ये सेल जिसका आइडियल सेल है, जिसका ईएमएफ है और रेजिस्टेंस आर 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 और ये वोल्टमीटर है, अमीटर वोल्टमीटर दोनों आइडियल है। हमें पूछा जा रहा है इस अमीटर एंड वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो क्योंकि अमीटर भी आइडियल है, इसका इंटररेजिस्टेंस 0 है, वोल्टमीटर भी आइडियल है, इसका इंटररेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। हम देख सकते हैं आर 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 सभी के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या है कि यहाँ पे ई वोल्ट ही होगा क्योंकि सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। अब अगर सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप ई वोल्ट है तो सभी रेजिस्टेंस से क्या है कि गुजरने वाली जो करंट होगी वो होगी ई अपॉन आर, 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 ई अपॉन आर और वोल्टमीटर से कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि वोल्टमीटर का इंटररेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। तो आपको क्या मालूम चल गया, यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, यहाँ पे करंट आ रही है ई अपॉन आर, यहाँ पे करंट कितनी आ रही है ई अपॉन आर, यहाँ पे करंट कितनी आ रही है ई अपॉन आर, यहाँ पे करंट कितनी आ रही है ई अपॉन आर। अब अगर यहाँ पे देखेंगे हम किरचॉफ जंक्शन लॉ के बारे में क्या बोलते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे क्या है कि अमीटर से जो करंट एंटर होगी वो कितनी होगी ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर और अमीटर से जो करंट एंटर हो रही है वही अमीटर की रीडिंग है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, ये हो गई 4 ई अपॉन आर। अब बात करते हैं वोल्टमीटर रीडिंग के बारे में। वोल्टमीटर की रीडिंग वही है जो वोल्टमीटर का क्रॉस जो किया कि पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना ई वोल्ट। तो वोल्टमीटर रीडिंग कितनी हमारी, इस वोल्टमीटर की रीडिंग है ई वोल्ट। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो बदल देता, मामूली ट्विस्ट दे देता तो हमें क्या है कि क्वेश्चन में सारी दुनिया बदल जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, मॉडिफाइड क्वेश्चन। अगर हमारे पास सर्किट ऐसा है, इस सेल जो था ये आइडियल नहीं होता, इस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता आर और ये सर्किट वापस ऐसा कैसा ही है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये अमीटर लगा हुआ है, अमीटर आइडियल है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है और ये वोल्टमीटर लगा हुआ है जो भी आइडियल है। आइडियल का मतलब इसका इंटररेजिस्टेंस इन्फिनिटी, आइडियल का मतलब इसका इंटररेजिस्टेंस 0। अब वापस क्या है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस अमीटर एंड वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। अब क्या है कि इस आर 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 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ई नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है कि करंट चलेगी, इस आर पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमें पहले क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखना पड़ेगा। जो वोल्टेज ड्रॉप ए और बी के बीच में क्या है कि जो डिफरेंस है वही यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप होगा इन बाकी सब आर पर। तो पहले क्या है कि हम सर्किट को थोड़ा सिंपल सर्किट देख लेते हैं क्योंकि ये तो इसका इंटररेजिस्टेंस 0 है, इसका इंटररेजिस्टेंस इन्फिनिटी, तो ये तो क्या है कि गायब ही हो गया और ये क्या है कि एक तरीके से हट गया है। तो ये आर 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 ये 7 रेजिस्टेंस है। इस सर्किट का सिंपल फॉर्म हम देखें, ये इसका सिंपल फॉर्म है क्योंकि 7 रेजिस्टेंस पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/7। अगर हम बात करेंगे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की, अगर हम बात करेंगे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की, करंट क्या होती है नेट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट में फ्लो होने वाली करंट क्या आ गई, अब देखिए करंट आ गई नेट ईएमएफ डिवाइड बाई R+R/7 जो कितनी आ गई है, ये आ गई 7E डिवाइड बाई 8R, ये हमारी करंट आ गई है। अब यहाँ पे यदि ए और बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं VA माइनस VB, ये हमारे पास आ रहा है E माइनस
करंट कितनी 7E/8R इंटू आर, ये कितना आ गया E माइनस 7E/8, जो कितना आ गया E/8। तो अब क्या है कि आपको देखने पे पता चला ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E वोल्ट नहीं है, ए और बी के अक्रॉस क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस E/8 वोल्ट है, E/8 वोल्ट है। अब हम क्या है कि अगर हमें ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, अब हम क्या है कि ये सारे जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि बीच में तो और कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इन सारे रेजिस्टेंस के जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इन सबके अक्रॉस भी क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा E/8 वोल्ट आएगा। अब हम करंट आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ भी E/8R, 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 यहाँ भी E/8R। अब यहाँ पे E/8R है, यहाँ भी E/8R है, यहाँ भी E/8R है, यहाँ भी E/8R है, तो जंक्शन लॉ से क्या है कि टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इक्वल टू होगा टोटल आउटगोइंग करंट एट जंक्शन। तो इस अमीटर से क्या है कि गुजरने वाली जो करंट है, अगर इसका नाम क्या है कि मैं I डैश लिख रहा हूं, तो ये I डैश कितनी है E/8R इंटू 4, ये आ गया मेरे पास E/2R। ये तो मेरे पास अमीटर की रीडिंग है, ये तो मेरे पास क्या है अमीटर की रीडिंग है जो हमें निकालने को बोला गया था। अब बात निकालनी है हमें वोल्टमीटर रीडिंग की। ये जो टर्मिनल है P और ये जो टर्मिनल है Q, P और Q के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्टमीटर रीडिंग है। P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये था E/8 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में वोल्टमीटर रीडिंग कितनी हमारी E/8 वोल्ट है। इस क्वेश्चन में हमारे पास वोल्टमीटर रीडिंग कितनी है E/8 वोल्ट है। इस तरीके से आप क्या है कि किसी भी सर्किट में अमीटर वोल्टमीटर रीडिंग निकाल सकते हैं। अब आपको क्या है कि वापस अमीटर एंड वोल्टमीटर के क्या है कि कन्वर्जन के बारे में भी बता रहे हैं और आपको क्या है कि इनके मेजरमेंट में क्या है कि एरर के बारे में बता रहे हैं। देखिए सर्किट में आपको क्या है कि कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, हमें वोल्टमीटर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालनी है। देखिए ये आपको सर्किट में रेजिस्टेंस बता रखे हैं R, 2R एंड 3R, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की। और यहां पे क्या है कि रेजिस्टेंस जो R है इसके अक्रॉस हम क्या है कि यहां पर इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाना चाहते हैं। इस वोल्टमीटर का इंटर रेजिस्टेंस है 10R, इस वोल्टमीटर का इंटर रेजिस्टेंस है 10R। हमें पूछा जा रहा है यदि R के अक्रॉस क्या है कि इसे कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर को, हमें पूछा है वोल्टमीटर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितनी आएगी। याद रखिए जब भी आपको क्या है कि एरर निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, वो तो हमारी एरर आएगी। फ्रैक्शनल एरर क्या आएगी, एरर डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू, ये हमारी फ्रैक्शनल एरर आएगी। और परसेंटेज एरर क्या आएगी, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 कर देंगे, ये हमारी परसेंटेज एरर आएगी। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम ध्यान रखना बिना वोल्टमीटर लगाए जो रीडिंग होगी, बिना वोल्टमीटर लगाए जो रीडिंग होगी ये होगी एक्चुअल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू। वोल्टमीटर लगाने के बाद जो रीडिंग आएगी, जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ये आएगी मेजर्ड वैल्यू। ओके, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। हमें क्या पूछा है, हमें इस R के अक्रॉस जो वोल्टमीटर लगा रहे हैं इस वोल्टमीटर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितनी होगी। हम क्या है कि इसे क्या है कि दो मेथड से कर सकते हैं। दो मेथड, या तो करंट की मेथड से कर लीजिए या क्या है कि लगा दीजिए सीरीज में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, उससे करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आप क्या है कि अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप वाली मेथड से करिए ताकि आप क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर सकें। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 है। हमें मालूम है सीरीज में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो हमारा हो गया V वोल्ट। करंट सेम चलेगी और V1, V2 एंड V3 इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा R, 2R एंड 3R। तो V1 हमारा कितना आएगा, R/3, 2 5 और 1 6 हो गया, R/6R इंटू V। तो V1 हमारा कितना आ गया, V1 हमारा गया V/6 वोल्ट। तो R रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है V/6 वोल्ट, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। इस R के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की एक्चुअल वैल्यू है। अब हम निकालेंगे जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू। इसी चीज को हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकाल सकते थे। करंट कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे क्या है कि करंट I चल रही है तो करंट I कितनी आती, करंट I आती पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3R, 2R, 5R और 1 6R।
ये आ गया V/6 वोल्ट, ये आ गया V/6 एम्पियर। अब R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो ये V1 है, V1 कितना आएगा V/6, V/6 R था इंटू R, ये आ गया V/6 वोल्ट। जो पहले आया था वही अब आ गया। इससे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे फटाफट होने लग जाएगा। अब हमें निकालना है वोल्टमीटर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर। तो पहले हम वोल्टमीटर की मदद से निकालेंगे मेजर्ड वैल्यू। कैसे निकालेंगे? वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दो। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें एरर निकालनी है। ये 2R, ये 3R, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मेजर्ड वैल्यू निकालनी है उसी के अक्रॉस हम कनेक्ट कर देंगे। मान लो इस वोल्टमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया जिसका इंटर रेजिस्टेंस कितना था 10R, और ये हमारा सर्किट था, ये हमारा सर्किट था। अब आप देख सकते हैं R और 10R पैरेलल में है। R और 10R जब पैरेलल में है, R और 10R का इक्विवेलेंट है 10R इंटू R अपॉन 10R प्लस R, क्योंकि दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में होते हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कितना हो गया? ये हो गया 10R अपॉन 11। अब क्या है कि 10R अपॉन 11 यहाँ पर है। इस सर्किट का यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे, ये 10R अपॉन 11 और ये कितना है 5R। अगर इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 10R अपॉन 11 प्लस 5R, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। 11 इंटू 5 करेंगे तो 55 होगा, 55 प्लस 10 65 हो जाएगा, 65R अपॉन 11। ये यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना। अब अगर सर्किट में चलने वाली करंट देखेंगे तो करंट कितनी आ रही है? करंट आ रही है V, ये V था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जो कितना है 65R अपॉन 11, जो कितना आ गया 11V अपॉन 65R। अब अगर इस 10R अपॉन 11 जो आपने देखा था, यही तो है पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। इस 10R अपॉन 11 पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, सपोज इसका नाम V1 डैश है, हम निकाल रहे हैं 10R अपॉन 11, उस पे निकालो, चाहे इस R पे निकालो चाहे 10R पे निकालो, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। बार बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कर सकते हैं चाहे तो अगर प्रैक्टिस करनी तो, लेकिन अगर टाइम बचाना तो डायरेक्ट कर दीजिए, करंट से भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 10R अपॉन 11 पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप अगर V1 डैश है तो V1 डैश कितना आ गया? यहाँ पे करंट कितनी चल रही है 11V अपॉन 65R इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10R अपॉन 11। 11 से 11 कट गया। अब क्या है कि R से R कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 13 बार कटेगा, ये आएगा 2V अपॉन 13। तो हमारे पास वोल्टमीटर के मेजरमेंट में मेजर्ड वैल्यू आ गई 2V अपॉन 13। अब हम मेजर्ड वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्चुअल वैल्यू निकाल चुके हैं, मेजर्ड वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्चुअल वैल्यू निकाल चुके हैं। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? V/6 वोल्ट। मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 2V अपॉन 13। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगी? बिल्कुल सीधा सिंपल काम है, ये हमारे पास परसेंटेज एरर है। वोल्टमीटर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है हमारी मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। अब क्या है कि इन सारी वैल्यूज को हम डाल देंगे, इन सारी वैल्यूज को हम डाल देंगे और ये परसेंटेज निकाल देंगे। तो देखिए अगर वैल्यूज को डाल रहे हैं हमें कितना मिल रहा है? मेजर्ड वैल्यू मिली हमें 2V अपॉन 13, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास V अपॉन 16 डिवाइड बाई V अपॉन 6 इंटू 100। इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें कितना आएगा? ये आ गया 13 इंटू 6, ये हो गया 12V, ये हो गया कितना 6V, 13V आ गया, डिवाइड बाई V/6 इंटू 100। अगर और से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो गया? -V अपॉन 13 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन V, 6 से 6 कट गया इंटू 100। आप देखेंगे ये कितना आ रहा है? -100 अपॉन 13%। इतना, और नेगेटिव में क्यों आ रही है? मतलब मेजर्ड वैल्यू कम आ रही है इसलिए एरर नेगेटिव में। ये हमारा परसेंटेज एरर है जिसे आप आगे क्या है कि चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। इतनी हमारे क्या है कि वोल्टमीटर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है। इसी तरीके से आप अमीटर में निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइडियल अमीटर का इंटर रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल वोल्टमीटर का इंटर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस को क्या है कि घटाना होता है तो रेजिस्टेंस को हम क्या कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर हमें अमीटर बनाना है मीन्स हमें रेजिस्टेंस डिक्रीज कराना है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कराना है तो चीज़ों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें वोल्टमीटर बनाना है तो मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ाना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो चीज़ों को रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या है कि आप समझ गए। अब हम आपको बता रहे हैं यदि गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, आइडियल अमीटर का इंटर रेजिस्टेंस 0 होता है। जब भी गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो गैलोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं। लो रेजिस्टेंस वायर कैसा होता है, मोटा वायर होता है। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। उस मोटे वायर को बोलते हैं अपन शंट, उस मोटे वायर को बोलते हैं शंट। तो देखिए, अगर गैलोमीटर को अगर हमें चेंज करना है अमीटर में तो हम गैलोमीटर के क्या है पैरेलल में, ये गैलोमीटर है, इसके पैरेलल में एक मोटा वायर लगाएंगे जो लो रेजिस्टेंस वायर है जिसको बोलते हैं शंट। मान लो क्या है कि जो अमीटर हम बनाना चाह रहे हैं उस अमीटर की रेंज आई है। इस गैलोमीटर में क्या है कि फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट है IG और ये करंट क्या है कि जंक्शन लो से आएगी I माइनस IG। ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है। कई बार न्यूमेरिकल में गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दिया होता है और कभी कभी नहीं भी दिया होता है। तो नहीं दिया होगा तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे आप फुल स्केल वोल्टेज डिवाइड बाई फुल स्केल करंट से। फुल स्केल वोल्टेज तो क्या है, आपको गैलोमीटर में डिवीजन दे रखे होंगे। एक डिवीजन के लिए वोल्टेज की वैल्यू दे रखी होगी, नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, फुल स्केल वोल्टेज मिल जाएगा। एक डिवीजन के लिए करंट की वैल्यू दे रखी होगी, नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देना, आपको फुल स्केल करंट मिल जाएगी, जिसको अपन ने IG से लिखा है। तो इस तरीके से हम क्या है कि गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर क्या है कि गैलोमीटर के लिए फुल डिफ्लेक्शन करंट IG है और या शंट से क्या है कि जाने वाली करंट I माइनस IG है, हमें मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है तो हम लिख सकते हैं IG इंटू G इक्वल लिख देंगे I माइनस IG इंटू S। तो जो शंट रेजिस्टेंस क्या है कि जो कनेक्ट करने वाले हैं उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, IG की वैल्यू I से बहुत कम होती है तो आप चाहो तो क्या है कि I माइनस IG में से IG को इग्नोर कर देना और सोल्व कर देना, आपका क्या है कि आंसर ऑलमोस्ट क्या है कि सही आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या है कि गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पे I अमीटर की रेंज होगी। अगर हमें गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, सबको मालूम है कि आइडियल वोल्टमीटर इंटर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हमें गैलोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है तो गैलोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसका न्यूमेरिकल आता ही रहता है एग्जाम में। देखो कन्वर्जन बता रहे हैं गैलोमीटर का, वोल्टमीटर में। ये गैलोमीटर था, इसके सीरीज में हमने एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा दिया है। गैलोमीटर से जाने वाली फुल डिफ्लेक्शन करंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और VA माइनस VB जिसको मैं अगर V लिख रहा हूं, ये हमारे पास वोल्टमीटर की रेंज है। ये हमारे पास रेंज है वोल्टमीटर की जो हमें बनाना है। ये हमें रेंज है वोल्टमीटर की। आप क्या है कि हमारे चैनल को क्या है कि फॉलो करिए, इससे कभी आपको डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा। इसमें सारे क्वेश्चंस परफेक्ट मिलेंगे। ये आपको क्या है कि नीट जेई के अंदर क्या है कि सिलेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अंदर कहीं आपको डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट नॉलेज आपको डिलीवर होती रहेगी। तो अब हम यहाँ से A से B तक अगर अपन KVL लगाते हैं तो हमें मिलेगा V इक्वल टू मिला IG इंटू G प्लस R। अगर हमें न्यूमेरिकल में क्या है कि पूछा कि कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे कि गैलोमीटर क्या है कि हमारे पास V रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए, सोल्व करेंगे तो R मिलेगा V अपॉन IG माइनस G। इस तरीके से हम गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्या है कि फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं किरचॉफ लॉ पे। देखिए किरचॉफ ने क्या है कि दो लॉज दिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कई बार पूछा जाता है कि किस पे बेस्ड है, इसे क्या है कि नोड पे लगाते हैं, जंक्शन में लगाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं सर्किट पे क्या जंक्शन में टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इक्वल टू होता है टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन। ओके, मींस क्या है कि सर्किट के अंदर क्या है कि नोड पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। अगर अपन क्या है कि किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में बोले जिसका नाम KVL भी होता है, जिसको क्या है कि KML भी बोलते हैं। KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KML का मतलब होता है किरचॉफ मेश लॉ, इसको KLL भी बोलते हैं जिसका नाम होता है किरचॉफ लूप लॉ।
किरचॉफ सेकंड लॉ को लगाते हैं किसी भी क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट के किसी एलिमेंट में। सेकंड लॉ बेस्ड होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। सर्किट में होने वाले क्या है कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज गेन का सम किसी भी क्लोज लूप में क्या होता है, जीरो। इस तरीके से हम क्या है कि किरचॉफ के सेकंड लॉ को लगाते हैं। तो देखिए अब हम क्या है कि किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं। दोनों चीजों पे क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। सपोज हमें क्या है कि ये सर्किट में करंट दिया इस तरीके से, सपोज यहां पे क्या है कि 50 एम्पियर करंट आ रही है, यहां पे क्या है कि 20 एम्पियर करंट गई है, इसका नाम I1 है। यहां पे सपोज 8 एम्पियर करंट है, यहां पे क्या है कि I2 है। यहां पे आपको बोला 35 एम्पियर करंट है, यहां पे सपोज इसका नाम I3 है। आपको न्यूमेरिकल में पूछा है I2 कितना होगा, I1 कितना होगा, I3 कितना होगा। आपको न्यूमेरिकल में पूछा है I1 कितना है, I2 कितना है और I3 कितना है। याद रखिए किरचॉफ जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन होती है। यहाँ पे कितनी करंट आ रही है 50 एम्पियर, यहाँ से कितनी करंट जा रही है 20 एम्पियर। तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे क्या है I1 की वैल्यू हो जाएगी 30 एम्पियर, डायरेक्ट निकल गया। तो आपके पास पहली इक्वेशन सोल्व होगी 50 इक्वल टू आ गया 20 प्लस I1। तो I1 आपके पास आ गया 30 एम्पियर। अब आप बात करते हैं I2 के बारे में। देखो यहाँ पे 20 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ पे I2 है और ये 8 एम्पियर है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन देखेंगे 20 एम्पियर इक्वल टू आ गया I2 प्लस 8। तो I2 कितना हो गया, I2 आ गया आपका 12 एम्पियर। I2 भी निकल गया। वापस देखिए आपको क्या है कि I3 पूछा है, इस जंक्शन में देखेंगे, इस जंक्शन देखेंगे तो I1 इक्वल टू कितना होगा I3 प्लस 35। अब आप देखिए I1 कितना है 30 एम्पियर, इसे देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। इनकमिंग करंट यहाँ पे कितनी बता रही है 30 एम्पियर और आउटगोइंग करंट कितनी बता रही है 35 एम्पियर। जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी ही तो जाएगी। अगर करंट 30 एम्पियर आ रही है 35 यहाँ चलेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या है कि जो I3 बता रखी है, इस I3 का जो साइन बता रखा है ना, ये साइन गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगर क्या है कि 30 एम्पियर करंट आएगी, यहाँ पे 35 जा रही है, तो I3 इधर से नहीं जाएगी। इसका मतलब I3 में एरो गलत बना हुआ है, करंट इधर से आ रही होगी, तभी तो क्या है कि तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सही है। I1 कितना है 30 एम्पियर, I2 ये कितना है 35 प्लस I3। तो I3 कितना आ गया, I3 आ गया -5 एम्पियर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस लूप के अंदर जो करंट आपको दिखा रखी है, करंट की वैल्यू तो सही है, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन बता रखी है वो डायरेक्शन गलत है। ये करंट इधर से नहीं जाएगी, बल्कि करंट किधर से आएगी, इधर से जाएगी। ओके, ऐसे नहीं होगा, इसका एरो ऐसा होगा। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे क्या है कि एप्लीकेशन बताते हैं। लेट्स सी किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे क्या है कि बेस्ट एप्लीकेशन क्या है कि न्यूमेरिकल्स में आती रहती है एग्जाम में। देखिए ये हमें क्या है कि कुछ सर्किट बता रखा है, ये मान लो हमें कुछ सर्किट दे दिया। अगर आपको क्या है कि करंट की डायरेक्शन लिखने में कोई तकलीफ आ रही है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी डायरेक्शन मार्क कर देना। अगर डायरेक्शन गलत होगी तो आंसर ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। सपोज ये 2 ओम है, सपोज यहां पे 8 वोल्ट है, सपोज यहां पे 3 ओम है, सपोज यहां पे 4 वोल्ट है, और सपोज यहां पे 1 ओम है, सपोज यहां पे 5 वोल्ट है, और सपोज यहां पे 3 ओम है, सपोज ये क्या है कि 4 ओम है। अब हमें पूछा है हमें यहाँ पे पूछा है कि करंट कितनी होगी सर्किट में करंट कितनी होगी, और ये पॉइंट जो दे रखा है ना ए और बी, इसके अक्रॉस क्या है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। कई बार ये एग्जाम में आता रहता है। कैसे निकालेंगे, आपकी जो इच्छा हो, जो डायरेक्शन मान लो अगर आपको पहले से ही पता चल रहा है तो वही डायरेक्शन लिखना, नहीं पता चल रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो डायरेक्शन चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं अपन क्या है कि करंट की डायरेक्शन ये चुन लेते हैं। अब हम क्या है कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से लिखना इक्वेशन। ए पॉइंट से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मान लो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर करंट चल रही है, यहाँ पर आई, तो करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो -I/2। बैटरी हमारी किधर से, ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज आ रही है -6। ये क्या लिखेंगे -I/4। ये क्या लिखेंगे -I/3। ये क्या लिखेंगे -5। ये क्या लिखेंगे -I/1। अब ये क्या है कि टर्मिनल नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसे लिखेंगे +4। फिर क्या लिखेंगे -I/3। फिर क्या लिखेंगे, माइनस से प्लस है तो +8 वोल्ट। काम खत्म हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। इक्वल टू कर देंगे 0।
अब हम इसे सोल्व कर देंगे। देखो ये कितना है 2i, ये कितना है 4i, ये कितना है 3i, और ये कितना i, और ये कितना है 3i। तो 2 और 4 6 और 3 9 और 1 10 और 3 13, 13 तो हो गया i। ये कितना हो गया -6 और -5 कितना हो गया -11, -11 की कितना है 8 और 4 कितना है 12, तो कितना बच गया +1। अब आप देख सकते हैं 13i इक्वल टू आ गया 1, तो i कितना आ गया 1/13 एम्पियर। इस तरीके से सर्किट में आपने करंट निकाल लिए। अब करंट निकाल लिए, करंट प्लस आ रही है, इसका मीनिंग क्या है, करंट की वैल्यू प्लस मारी, इसका मीनिंग जो आपने डायरेक्शन मानी है वो सही है। अब अपन निकाल रहे हैं ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप यूं भी जा सकते हैं और यूं भी जा सकते हैं। जिधर आपको क्या है कि सर्किट में एलिमेंट कम मिले आप उधर जाना, आपका क्वेश्चन सोल्व करना इजी रहेगा, क्योंकि क्या है कि इक्वेशन छोटी बनेगी तो हम क्या है कि ऊपर से सोल्व कर रहे हैं, वैसे आंसर दोनों सेम आएगा। अब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, ए से जा रहे हैं बी तक, तो देखो वी ए। बैटरी के केस में करेंगे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। बैटरी के केस में ये डंडे देखना, बड़ा छोटा, ये बड़ा डंडा हाई वोल्टेज का होता है, छोटा डंडा लो वोल्टेज का होता है। बड़े डंडे से छोटे डंडे जाएंगे, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएंगे, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ड्रॉप को लिखेंगे माइनस से। अब यहाँ पे क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, करंट का फ्लो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो अब हम जाना पड़ रहा है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएंगे तो वोल्टेज का गेन होगा, कितना होगा i × 3 इक्वल टू हो गया हमारा VB। हमें पूछा था VA - VB, ये VA - VB आ गया, ये 8 - 3i हो गया। i की वैल्यू आपके पास है 8 - 3/13, ये हो जाएगा 8 × 24 हो गया, 2 और 8 2 10 हो गया, -3/13। 104 में से 3 जाएगा तो 101/13, इतना वोल्ट। ये आपके पास VA - VB आ गया है। इस तरीके से आप क्या है कि KVL लगा सकते हैं, इस तरीके से आप KVL लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिए सपोज आपको ये सर्किट दिया, सपोज आपको ये सर्किट दिया है, ये आपको सर्किट दिया है। अब आपको ये पूछा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P और Q पॉइंट पे होने वाला क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं। R और R कितना हो गया R/2, R और R कितना हो गया R/2। अब क्या है कि सर्किट कैसा हो गया, ये सर्किट ऐसा हो गया, ये R है और ये R/2 है, ये हमारा V है। अब क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V1 है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V2 है, तो V1 और V2 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, R और R/2 के अकॉर्डिंग होगा, मीन्स 2:1 में होगा। तो आपके पास V1, आपको पूछा V2, V2 कितना होगा 1/2 + 1 × V हो गया, तो V/3 वोल्ट हो गया। ये आपके पास V2 हो गया है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, लेट्स सी। आपको क्या है कि एक सर्किट आपको ऐसा दिया हुआ है, ये सर्किट आपको दे दिया, सपोज ये आपको दे रखा है 3 ओम, सपोज ये दे रखा है आपको 4 ओम, सपोज ये आपको दे रखा है 2 ओम, यहाँ पे दे दिया आपको 60 वोल्ट, यहाँ पे दे दिया आपको 40 वोल्ट, यहाँ पे दे दिया आपको 20 वोल्ट। और पूछा आपको क्या है कि सर्किट में इसका जंक्शन का वोल्टेज कितना होगा, सपोज इसका नाम V' है, ये आपको पूछा, तो आप क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए यहाँ पे किरचॉफ जंक्शन लो। ये I है, ये I1 है और ये I2 है। जंक्शन लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, I इक्वल टू होगा I1 + I2। जंक्शन लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, I इक्वल टू होगा I1 + I2। करंट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, I इक्वल टू क्या हो गया है I1 + I2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 - V'/3 इक्वल टू कितना हो गया V' - 40/4 प्लस V' - 20/2। इसे सोल्व कर देंगे तो हमें V' आराम से मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अगर सर्किट में हमें बोला कि ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, ये A और B है, यहां पे हमें बोला एक सेल है 2 वोल्ट का। ये पोटेंशियोमीटर में क्या है कि यहाँ पे आपको दे रखा है 1 मीटर की लेंथ पे ये बैलेंस हो रहा है। अब आपको बोला अगर हमने यहाँ पे एक सेल लगाया कितने का 4 वोल्ट का,
तो इसी क्या है कि पोटेंशियोमीटर में कितनी लेंथ पे क्या है कि इसका बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, आराम से निकाल सकते हैं अपन, आराम से निकाल सकते हैं। देखो अगर 2 वोल्ट वाला सेल का क्या है कि बैलेंसिंग पॉइंट कितना आ रहा है 1 मीटर पर, तो हम क्या लिखेंगे E इक्वल टू होता है x इंटू एल। एक्स क्या है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्स क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो 2 वोल्ट प्रोपोर्शनल क्या रहा है 1, तो 4 वोल्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, सपोज एल है तो आप देख सकते हैं 4/2 इक्वल टू कितना आ गया L/1, तो एल कितना आ गया आपका 2 मीटर। नॉर्मली पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या है कि 10 मीटर लंबा वायर होता है, ये आपको क्या है कि जितना दिया उसके अकॉर्डिंग अपन सोल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट कितना आ गया आपका L = 2 मीटर पर। इस तरीके से आप क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके के क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आगे हम आपके लिए क्या है कि और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लाते रहेंगे, पढ़ते रहिए। चैनल में आपको कभी डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, क्योंकि टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।